तो आइए हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। अध्याय 1 आइए देखते हैं और इसमें कोशिश करते हैं जानने की इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पड़ पड़ी। देखिए गाइस, आमतौर पे सुर्खी हम सुनते होंगे किसी एक न्यूज़ या किसी एक मैटर यानी किसी एक चीज़ पे पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक सडनली उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है जिसमें क्वेश्चन सुर्खी होगी जिसमें लिखी होगी 100 साल पहले। तो ये सोचने लगी रशीदा कि ये कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानी जानकारी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए, कल कल क्या हुआ था उसको तो हम जान सकते हैं रेडियो थ्रू, अखबार ये सब के। या पिछले साल क्या हुई थी तो उस समय में जो व्यक्ति थे उनसे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था 100 साल पहले, ये सब जानने के लिए कैसे जान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो जनरली गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, पशुपालक उस समय कैसे होते थे, कृषि यानी एग्रीकल्चर कैसे होती थी, व्यापारी कैसे ट्रेड करते थे, या शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, ये लोग की जीवन कैसी थी। तो उस चीज़ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, मानचित्र का मतलब मैप यानी नक्शा। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है मानचित्र 1 यानी उसमें देखिए नर्मदा नदी का पता लगाइए, क्योंकि कई लाख वर्ष पहले की बात है। इस नदी के तट पर यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे। वो आसपास जंगल में जितनी भी उसकी प्रोडक्ट होती थी जैसे फल फ्रूट वो लेते थे अपने भोजन के लिए और वह संग्रह किया करते थे और जानवर को आखेट यानी शिकार कर किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। देखिए, किरथर और सुलेमान एक पहाड़ी इलाका है जो आपको मैं दिखा सकता हूं कहाँ पे है। तो मैं आपको 2 सेकंड मैं इस मैप के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। मैप के ज़रिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। किरथर 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 ये वाला रेंज है और सुलेमान ये वाला रेंज है, ये दोनों। तो ये क्या है, एक पहाड़ी जगह है जहाँ पे क्या होती थी, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने पहले गेहूं जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए, मध्य भारत यानी मिडिल इंडिया यानी मिडिल इंडिया वाले क्षेत्र में देखिए विंध्या पहाड़ी है,
वहाँ पे पता लगा है कि कृषि का विकास वहाँ पे डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए विंध्या जो पहाड़ है, वहाँ पे क्या किया गया, चावल सबसे पहले क्या किया गया, उपजाया गया। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को याद रखना है। देखिए विंध्या कहाँ पे है, तो विंध्या यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, आपको मैं दिखा रहा हूँ। विंध्या पहाड़ी ये है, सेंट्रल इंडिया इसको बोलेंगे, सेंट्रल मीन्स बीच वाले इंडिया, तो विंध्या पहाड़ी ये वाले विंध्या पहाड़ी है, यहाँ की बात बताई जा रही है। आगे आइए हम देखते हैं इस चीज़ में, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए गाइस, एक नदी होती है और एक नदी की सहायक नदी होती है, जिसको रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी वो नदी होता है जो एक बड़ी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। छोटी नदी होती है और वो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी उनका विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है, जो कि मगध है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि सदैव यानी हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते थे, यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा क्या होती थी, यानी जोखिम होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से क्या समझते हैं कि कभी बारिश, आंधी, तूफान ऐसे चीज़ के वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह क्या किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखिए धार्मिक गुरु जो होते थे, रिलीजियस टीचर जो होते थे, वो शिक्षा देने के लिए वो क्या करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने यानी एक्सप्लोर करने की चाह में वो क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुंदर इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुंदर को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यहाँ पे कुछ लोग आए और बच गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे का विचार को अपनाते रहे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ा कि देखिए हमारे अतीत को कैसे जानेंगे, हमारे प्राचीन जो काल है, जो हमारी पास्ट है, उसको कैसे जानेंगे। तो उस चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं कि वहाँ उस समय कैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे, क्यों ट्रेवल किया करते थे, क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, वो खाते कैसे थे, वो पीते कैसे थे, वो रहते कैसे थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ तक की वीडियो में देखा। और यहाँ पे देखा कि जैसे सहायक नदियाँ किसको बोलते हैं और इस नदी के किनारे कैसे 4700 वर्ष ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, एक नगर यानी कि नगर की विकास हुई थी। तो ये सब चीज़ के बारे में हमने जाना। तो यहाँ तक अभी के लिए रखते हैं गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।